हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो आज हमारा पहला चैनल यानी पहला लेक्चर है इस चैनल का, जिसमें हम मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड आज कराएंगे, जिसमें एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं और ये हमारे 2025 में आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर देखें, इसलिए ये कमज़ोर छात्र भी देख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि जो चैप्टर 1 जैव प्रक्रम हमें पढ़ना है बायोलॉजी में, उसमें मैंने क्या किया हूँ कि जितने टॉपिक्स हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हैं उसको मैं शॉर्ट करके इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, जिसे आप देखें और या तो आप नोट्स भी कर सकते हैं इसे, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर जैव प्रक्रम। आपको बता दें कि हमारा चैनल जीएस नॉलेज इंस्टीट्यूट है और ये चैनल कल से शुरू हो चुका है, जिसमें आज बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्लास कक्षा 10 के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो हम ज़्यादा नहीं 5 पेज में इस पूरे अध्याय को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और नोट्स भी कर सकते हैं। तो ये कमज़ोर छात्र भी देख सकते हैं, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो हमें सबसे पहला जो पढ़ना है चैप्टर, वो पढ़ना है जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम देखिए, जैव प्रक्रम होता है कि वे सभी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है कि अपना बचाव करते हैं, जीने के लिए अपना काम करते हैं, और वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव इस दुनिया पर इस दुनिया में जीवित रहने योग्य बनते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं, इन्हीं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो हमारा डिफिनेशन है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब सारे रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जीव जीने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं, जिसे जैव प्रक्रम को आपको 4 भागों में बांटा गया है। एक है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से समझेंगे। आज के लेक्चर में हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिएशन भी कहा जाता है। क्या होता है? देखिए, पोषण भोजन ग्रहण करना, भोजन हम खाते हैं, पचे भोजन का अवशोषण, जो हम खाना खाते हैं उसका अवशोषण होता है पचने के बाद से, एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। शरीर द्वारा अनुरक्षण, शरीर अपने बचाव के लिए, अपने ऊर्जा के लिए उस पचे हुए भोजन का इस्तेमाल करती है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसे हम पोषण कहते हैं। तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि पोषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव भोजन ग्रहण करता है, उस पचे भोजन का अवशोषण करता है और शरीर द्वारा इसकी क्या की जाती है? अनुरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो आपको पोषण समझ में आया होगा। बहुत ही इजी डिफिनेशन है, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अब देखिए, पोषण जो है ना, इसे हम कितने भागों में बांटते हैं? तो पोषण के आधार पर जो जीव होते हैं इसको हम 2 भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। फर्स्ट है स्वपोषी और सेकेंड है विषमपोषी। देखिए, स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी होता है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव जो होते हैं अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, सरल अजैव का मतलब होता है कि जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सारे चीज़ों को हम अजैव पदार्थ कहते हैं। और एक जैव होता है जिसमें जान होता है उसे जैव, और जिसमें जान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अजैव कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन क्या करते हैं? तैयार करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। इसको हम डिफिनेशन में, सिंपल में हम ये भी कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा
विषमपोषी पोषण। अच्छा, स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल हमने बताया कि हरे पौधे हो सकते हैं और कुछ जीवाणु हो सकते हैं जो अपना भोजन खुद से क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अब आता है विषमपोषी पोषण। क्या होता है? देखिए, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, यानी अजैव पदार्थ के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, बल्कि ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। आई बात समझ में? तो पोषण जो होता है, ये भोजन क्या किया जाता है, खाया जाता है। खाने के बाद से उसका अवशोषण होता है और उसका इस्तेमाल अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए किया जाता है, ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसी को हम पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को दो प्रकार में बांटा गया है। एक स्वपोषी पोषण होता है, एक विषमपोषी। स्वपोषी पोषण होता है कि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और विषमपोषी होता है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य अन्य जीवों पर क्या है, निर्भर हैं कि नहीं? बहुत सारे जीव जंतु हैं, शेर, बाघ, चीता, हाथी, सब सारे के सारे क्या हैं, विषमपोषी पोषण है ना। वे सारे अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा मैंने बताया, स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण कर सकते उनमें होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जितने भी स्वपोषी पोषण होंगे वो उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और ये किसमें पॉसिबल है, हरे पौधे में और कुछ जीवाणुओं में। तो यहाँ तक हमें जहाँ तक समझ में आया होगा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है विषमपोषी पोषण के प्रकार। तो विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं, एक प्राणी संपोषण, एक मृतजीवी पोषण और एक परजीवी। इसको हम लोग होलोजोइक कहा जाता है, सेप्रोफाइटिक कहा जाता है और पैरासाइटिक कहा जाता है। क्या होता है प्राणी संपोषण? देखिए, इसमें जीव जो होते हैं ना, पूरे भोज्य पदार्थ का, संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं, और इनका पाचन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें संपूर्ण भोजन का अंत ग्रहण करते हैं जीव, और उनका पाचन शरीर के क्या होता है, अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा हो जाएगा, मनुष्य हो जाएंगे, ये सब जितने हैं ना जीव, ये सब अमीबा, मनुष्य, ये सब में कैसी प्रकार का पोषण होता है, प्राणी संपोषण। अब बात आती है मृतजीवी पोषण क्या होता है। मृतजीवी होता है कि वैसे पोषण का वह तरीका या वह विधि जिसमें जीव क्या होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। सड़े गले मतलब कि कोई पदार्थ अगर सड़ गल जाता है ना, तो उससे जब अगर कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण। आई बात समझ में? जैसे इसमें एग्जाम्पल आपका दिया है फुफंदी, कवक, इन सबको हम लोग कौन सा पोषण कहते हैं, मृतजीवी पोषण। अब बात आती है परजीवी पोषण की। तो वैसे जीव जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे यानी मारेंगे नहीं, उनके शरीर के अंदर या बाहर रह के अपने भोजन क्या करते हैं, अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जोक, ये आपको पकड़ेगा तो आपको मारेगा तो नहीं, लेकिन क्या होगा, आपके शरीर के अंदर रहकर, अंदर तो नहीं रहता है, बाहर से पकड़ता है, बाहर रहकर अपना भोजन को क्या करता है, तैयार करता है। एक अमर बेल होता है, जू होता है, फीता कृमि होता है, इन सब में किस प्रकार का पोषण होता है, परजीवी पोषण होता है। ठीक है। तो तीनों समझ में आया होगा। विषमपोषी पोषण को 3 प्रकार में बांटा गया है, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। प्राणी में इसमें भोजन का संपूर्ण अंतग्रहण होता है और इनका पाचन कहाँ पे होता है, शरीर के अंदर होता है। मृतजीवी पोषण क्या होता है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव क्या करते हैं, सड़े गले चीजों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। और परजीवी क्या होता है कि जो किसी जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर बिना नुकसान पहुंचाए अपने भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तीनों का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। प्राणी संपोषण का एग्जाम्पल जो है वो अमीबा, मानुष्य, इसका जो है मृतजीवी का फुफंदी, कवक, और परजीवी का क्या हो जाएगा, जोक, अमरबेल, जू, फीता कृमि, ये सब। जैसे जू ही हो गया, आपके शरीर के बाल में पाया जाता है, और बाल में रहने के बाद से क्या होता है,
अपना भोजन को प्राप्त करता है कि नहीं। तो बात समझ में आई तीनों आपको। अब हम देखेंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा में पोषण क्या होता है। अमीबा में पोषण देखिए, सबसे पहले अमीबा का आकार तो अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। अच्छा, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जीव जो पाए जाते हैं ना, ये मृदु जलीय जीव है। मृदु जलीय का मतलब होता है ना, जो कीचड़ वाला पानी होता है ना, इसमें ये पाया जाता है, मिट्टी वाले पानी में पाए जाते हैं। ठीक है। ये क्या करता है ना कि जब इसके पास कोई भोजन आता है, भोजन इसके समीप आता है, तो ये इस भोजन को देखकर अपने आकार को क्या करता है, बदलता है। तो जैसे भोजन अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, दिया है ना। अब क्या होता है, ये भोजन को कब अंदर ग्रहण करता है, तो ये कुटपाद की मदद से ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद से ये खाद्य रिक्तिका, या इसको हम लोग भोजन रसधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन रसधानी। इसमें ये क्या करता है, भोजन को ले जाकर और इसमें क्या करता है, पचाता है। और पचाने के बाद से जो पच जाता है वो तो शरीर में अवशोषित हो जाता है, और जो अपचा भोजन होता है वो क्या करता है, अपने शरीर की सतह से विसरण के द्वारा शरीर से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो सीधा सीधी आप कह सकते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो जब कोई खाद्य पदार्थ अमीबा के समीप आता है तो वो अपने आकार को बदल लेता है और कुटपाद का निर्माण करता है। इस कुटपाद की मदद से शरीर के अंदर भोजन को ले जाता है, और कहाँ पे ले जाता है, भोजन रसधानी में ले जाता है, जहाँ पे भोजन को ये पचाता है। और पचाने के बाद से बेकार का जो अनपचा भोजन होता है वो अपने शरीर की सतह से विसरण की क्रिया द्वारा फिर उसको वापस निकाल देता है। तो ये हुआ हमारा अमीबा में पोषण। अब हमें पढ़ना है मनुष्य में पोषण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मनुष्य में किसी भी भोजन का अंतग्रहण होता है, यानी वो खाता है। उसके बाद से जो खाना खाने के बाद से जो पचने वाला पदार्थ होता है उनका पाचन होता है। पाचन होने के बाद से जो पचने वाला पदार्थ होता है वो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचकर उसका अवशोषण हो जाता है। और जो बेकार के पदार्थ होते हैं वो स्वांगीकरण, और जब शरीर के बाहर निकाल देते हैं तो उसे हम बहिक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आहार नाल मूल रूप से मुंह में से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। यानी आहार नाल जो होता है ना, ये मुंह से लेकर गुद्दा तक फैला होता है। ठीक है। अब देखिए, मुंह से भोजन का अंतग्रहण होता है। दांत भोजन को क्या करता है, चबाता है। जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह क्या करता है, मिलाता है और स्वाद भी देता है। और लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथिया से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। ये स्टार्च, लार, इमाइलेज एंजाइम, माल्टोज, शर्करा, ये सब कुछ लार ग्रंथियों में पाई जाती है, जो भोजन को तोड़ने में क्या करती है, मदद करती है। भोजन ग्रसिका, मुंह में अमाशय तक भोजन ग्रसिका क्रमाकुंचन गति के द्वारा ले जाया जाता है। यानी कि मुंह से अमाशय तक जो भोजन होता है ना, वो किस गति के द्वारा, क्रमाकुंचक गति के द्वारा जाता है। ठीक है। और जब ये जाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, जो अमाशय की नली होती है ना, उसका संकुंचन और शिथिलन होता है। एक बार सिकुड़ता है और फूलता है। इसी गति को हम लोग क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भोजन जो होता है वो हमारे आहार नाल से अमाशय तक किस गति के, ये मुंह से अमाशय तक किस गति से पहुंचता है, तो आप बता दीजिए कि कौन सी गति, क्रमाकुंचन गति। ठीक है। ये है आपका पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण फिगर है। ठीक है। मैं अलग से भी एक फिगर का बताऊंगा एग्जाम के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, उसे आप देखेंगे। ठीक है। अब आता है मनुष्य में पोषण। मैंने अभी बताया, अब बारी बारी से मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है। जैसे मनुष्य में पोषण, आपको पता होगा कि मनुष्य में जो पोषण होता है वो प्राणी संपोषण होता है, विधि के द्वारा होता है। अब प्राणी संपोषण विधि के द्वारा होता है, तो मनुष्य में पोषण के लिए कितने स्टेज है, जैसे देखिए, अंतग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है, और क्या है, बहिक्षेपण है। अब देखिए, अंतग्रहण क्या होता है, भोजन को मुंह में लेना अंतग्रहण कहलाता है। पाचन क्या होता है, भोजन का पाचन करना पाचन कहलाता है।
अवशोषण क्या होता है? पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरित और उनका अवशोषण होना अवशोषण कहलाता है। यानी हम जब खाना खाते हैं तो जो आवश्यक पोषक तत्व होता है वो क्या हो जाता है, हमारे शरीर के लिए जो जरूरी होता है प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर अवशोषित हो जाता है। स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिका तक पहुंचना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए क्या होना, उपयोग होना, क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने का अवशोषण होता है और अवशोषण होने के बाद से वो क्या होता है, कोशिका तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद से वो कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, उसका उपयोग होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। और बहिक्षेपण क्या होता है? आवश्यक तत्वों का अवशोषण के पश्चात जो शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो बेकार का पदार्थ होता है, वो शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? बहिक्षेपण कहलाता है। अब बात आता है मनुष्य में पाचन क्रिया, वही चीज दिया है। जीभ होता है, मुंह होता है, ग्रासिका होता है, डायफ्राम, पीत, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये सारा चीज मनुष्य का क्या होता है? पाचन तंत्र का फिगर है। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखिए, यह वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी जो होते हैं बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी क्या होता है कि वे ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी जो होते हैं ना, बाहरी पदार्थ बाहर से लेते हैं और ऊर्जा के रूप में इसको क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं जो बाहर से लिया जाता है? पेड़ पौधे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा जल के रूप में लेते हैं और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में किस में परिवर्तित कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। बाहरी वातावरण से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। इसमें परिवर्तित कर देता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन और जल की कुछ मात्रा निकल जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये जो 6, 12 ये सब जो देख रहे हैं ना, ये 6 ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी टॉपिक। अब देखें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कच्ची आवश्यक सामग्री चाहिए? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए? जल चाहिए। ये 4 चीजें रहेंगे तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची आवश्यक सामग्री क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लेते हैं? तो ये स्थलीय पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो स्थलीय पौधे जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी निम्नलिखित घटनाएं होती है? क्या क्या होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें? कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है, तोड़ता है। ठीक है, अब आता है रंध्र। रंध्र क्या होता है? देखिए ना, पत्तियों की सतह पे जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं ना, जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र का कार्य क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यानी इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, इन्हीं छिद्रों के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? पत्तियों में ये उपस्थित होता है और उसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं या ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा क्या होता है? निकल जाता है। यानी कि जल को संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं? 100% में 10% पानी का यूज किया जाता है अपने भोजन बनाने के लिए। शेष 90% जो होता है ना, एक वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है जो आपको चैप्टर 4 में पढ़ना है, मैं बताऊंगा। उस प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है? पेड़ पौधे रंध्र के द्वारा क्या करते हैं? वापस वायुमंडल में जो जल होता है ना, उसको जल वाष्प के रूप में क्या करते हैं? निकाल देते हैं। यह आपका चित्र है रंध्र, पत्तियों की सतह से छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। यानी कि ये रंध्र जो होता है ना, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड लेना रहता है ना, तो या ऑक्सीजन छोड़ना रहता है तो ये खुलता है और फिर जब इसका कार्य बंद हो जाता है तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा यही था जैव प्रक्रम। ये हमारा अध्याय आज का समाप्त होता है।
अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे आपका दांत का प्रकार हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, जैसे आपको बताया जा सकता है ना कि दांत के प्रकार हो सकते हैं, कि दांत के प्रकार बताइए, ये हो सकता है, दांत के प्रकार हो सकते हैं। उसके बाद आपका हो सकता है दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी पाई जाती है मनुष्य के मुख गुहा में, ये क्वेश्चन पूछता है। दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ये सारा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे शॉर्ट्स नोट्स, वो मैं कल कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा जाए और इसी तरह लगन और मेहनत करके आप तैयारी कीजिए और हमारे इंस्टीट्यूट और अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला बार नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा।